मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से लेकर 51 तक इनके बारे में देखते हैं। ये नेक्स्ट लेक्चर था दिल्ली सल्तनत का। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक विलक्षण व्यक्तित्व वाला शासक था। वह अरबी एवं फारसी का महान विद्वान तथा ज्ञान विज्ञान का विभिन्न विधाओं और खगोल शास्त्र, दर्शन, गणित, चिकित्सा विज्ञान, तर्कशास्त्र, ये सब सारी चीज़ें इसको पता थी। आदि से पारंगत था। मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था, जो फरीद का पोता था। तो ये शेख अलाउद्दीन के शिष्य थे। शेख अलाउद्दीन के का शिष्य था, जो फरीद का पोता था। फरीदुद्दीन गंज शकर का में भी पोता था, तो उनके शिष्य था ये। उसका मूल नाम मलिक फ़खरुद्दीन था। वह जूना खान के नाम से भी जाना जाता था। तो जूना खान, मलिक फ़खरुद्दीन, ये सब MBT के नाम थे, मोहम्मद बिन तुगलक के MBT। उसका नाम कई संज्ञाओं में जोड़ा गया। अंतर्विरोधी का विस्मयकारी, मिश्रण रक्त का प्यासा अथवा परोपकारी आदि। तो इनको कई संज्ञाएं दी गई, जैसे अंतर्विरोधी का, विस्मयकारी, मिश्रण रक्त का प्यासा अथवा परोपकारी। मोहम्मद तुगलक ने स्वयं खलीफा की उपाधि अमीरुल मोमिनीन धारण की। उसके शासनकाल में 1333 ईस्वी में अफ्रीकी यात्री इब्ने बतूता भारत आया। सुल्तान ने उसका खूब स्वागत किया। 1333 की बात आ रही है, तथा दिल्ली का काजी नियुक्त किया। 1342 में इब्ने बतूता सुल्तान, देखिए यहाँ कृष्ण विजयनगर अंपायर यहाँ शुरुआत होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो हम डेट लाइन पढ़ रहे हैं 1333-32, देखिए यहाँ पे संगम डायनेस्टी स्टार्ट होना शुरू कर जाएगी, हरिहरा और बुक्का। तो हरिहर और बुक्का वाला संगम में साउथ में ये स्टार्ट हो गया होगा जब तक ये आया मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तो इब्ने बतूता का स्वागत किया। दिल्ली का इसको काजी भी बनाया। कहाँ का? दिल्ली का काजी से बनाया। 42 में इब्ने बतूता सुल्तान के राजदूत की हैसियत से चीनी शासक तोगन तैमूर के दरबार में भी गया। किसके दरबार में? तोगन तैमूर के दरबार में चीनी शासक के पास राजदूत की हैसियत से कौन गया? इब्ने बतूता। इस यात्री ने मोहम्मद तुगलक के समय घटनाओं को अपनी पुस्तक रेहला में उल्लेख किया है। तो रेहला में इसने उल्लेख कर दिया है सारी MBT की जो घटनाएं थी, इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे। इब्ने बतूता के अनुसार उस समय तुगलक साम्राज्य 23 प्रांतों में बटा हुआ था। 23 प्रांतों में तुगलक साम्राज्य बटा हुआ था। इनके मुताबिक कश्मीर एवं आधुनिक बलूचिस्तान को छोड़कर लगभग सारा हिंदुस्तान दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण में था। तो एक बलूचिस्तान और कश्मीर को छोड़ दिए तो पूरा हिंदुस्तान इनके नियंत्रण में था। राजनीतिक एवं प्रशासनिक योजनाएं। बरनी सुल्तान की 5 मुख्य योजनाओं का विशेष रूप से उल्लेख करता है, जैसे दोआब में पहला कर वृद्धि 1325 में, देवगिरी को राजधानी बनाना दूसरा 1326 से 27 में देवगिरी को, फिर सांकेतिक मुद्रा जारी करना तीसरा था, सांकेतिक मुद्रा जारी करना, ठीक 1329 से 1330। खुरासान एक्सपीडिशन 1330 से 31 था, और कराची अभियान 1337 से 1338 था। तो ये सारी चीज़ें जो है MBT के पीरियड में बर्नी ने नोट करवाई हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार ट्रांसऑक्सियाना के मंगोल शासक तरमाशरीन जो थे 1328 में के आक्रमण को रोकने के लिए सुल्तान विफल रहा और अंततः उसे धन देकर वापस किया। तो तरमाशरीन को 1328 में धन देकर किसने वापस किया? MBT ने, जो मंगोल रूलर था तरमाशरीन। सुल्तान ने कुछ मंगोल अफसरों को नौकरियां दी तथा तरमाशरीन से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किया। मैत्रीपूर्ण किससे? तरमाशरीन से। सुल्तान की सर्वाधिक जो विवादास्पद योजना दिल्ली से देवगिरी जो कैपिटल राजधानी परिवर्तित किया था यही थी, और 1327 में राजधानी परिवर्तन से पूर्व देवगिरी को दौलताबाद नाम दिया। तो देवगिरी को दौलताबाद नाम दिया था 1327 में, और बहुत बड़ा ब्लंडर था ये इनका माना जाता है। ईसामी लिखता है कि सुल्तान खूनी एवं रिक्त पिपासु था। वह दिल्ली वासियों को दंडित करना चाहता था, क्योंकि वे लोग सुल्तान के महल में गालियां वाले पत्र भेजते थे, इसलिए उनको दंडित करने के लिए ट्रांसफ़र कर दिया पूरा कैपिटल ही अपना, जहाँ रहता हुआ था हर चीज़ शहरी। बर्नी के अनुसार चूंकि देवगिरी साम्राज्य के केंद्र में स्थित था तथा सभी दिशाओं में एक जैसी दूरी थी, अतः इसे नई राजधानी के लिए चुना गया। असामी का कुछ और वो है व्यू। देवगिरी दौलताबाद मुस्लिम संस्कृति का केंद्र था। तो देवगिरी जो दौलताबाद का था ये मुस्लिम संस्कृति का केंद्र था। इसी स्थान पर बहमनी राज का विकास हुआ। तो देवगिरी यहीं पे बहमनी राज का विकास होता है। देवगिरी को कुतुबुल इस्लाम भी कहा गया है। क्या कहा गया? देवगिरी को कुतुबुल इस्लाम। लेनपुल ने दौलताबाद को गुमराह शक्ति का स्मारक कहा। तो लेनपुल ने दौलताबाद को कहा है गुमराह शक्ति का स्मारक। सुल्तान ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1330 में के अत्यधिक विशाल सेना रखने के उद्देश्य से किया।
क्योंकि लगातार दूसरे राज्यों को जीतने के लिए सुल्तान की योजना, साथ ही उदारता, दानशीलता जो सुल्तान के स्वभाव का हिस्सा बन चुकी थी, के कारण राजकोष रिक्त हो रहा था। तो बहुत ज़्यादा दान वान देते थे और इनकी उदारता थी और इनकी जो योजना में पैसा बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा था, तो करेंसी प्रिंट करने लगे ढेर सारी, और इनको आर्मी भी रन करनी थी, रिसोर्स को देखे नहीं ये। उसने तांबे तथा इससे मिश्रित कांसे के सिक्के जारी किए। तो तांबे तथा मिश्रित कांस के सिक्के जारी किए। बर्नी के कथन अनुसार खजाने में धन की कमी और साम्राज्य विस्तार की नीति को कार्य रूप में परिणत करने के कारण मोहम्मद तुगलक ने, वेट अ मिनट, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ लाइन छूट गई है। तो बर्नी के कथा अनुसार खजाने में धन की कमी और साम्राज्य विस्तार की नीति को कार्य रूप में परिणत करने के कारण, ठीक है, परिणत करने के कारण मोहम्मद बिन तुगलक को सांकेतिक मुद्रा चलानी पड़ी। तो इनको सांकेतिक मुद्रा चलानी पड़ी, सांकेतिक मुद्रा चलानी पड़ी। ये है यहाँ पे, ठीक, जो यहाँ पे लिखा वो मिट गया, सॉरी। तो सांस्कृतिक मुद्रा चलानी पड़ी, इसका मतलब यही ये था। मोहम्मद तुगलक ने अपनी पूर्ववर्ती चीन के मंगोल शासक कुबलय खां द्वारा चलाए गए कागज़ के सिक्के तथा फारस के शासक गैताखू द्वारा इसी तरह के एक प्रयोग में उत्साहित होकर सांकेतिक मुद्रा इन लोगों से इंस्पायर होकर के चलाने को तैयार हुए थे। सांकेतिक मुद्रा का अर्थ या चांदी के टीके के स्थान पर तांबे, सांकेतिक मुद्रा का अर्थ या चांदी के टंके के स्थान पर तांबे के टंके का प्रचलन, तांबे के टंके का मूल्य चांदी के टंके से समूलतः रखा गया। तो यहाँ ये लिखा है कि सांकेतिक मुद्रा का अर्थ था चांदी के टंके के स्थान पर तांबे के टंके, तो चांदी के टंके के स्थान पर तांबे के टंके का प्रचलन और तांबे के टंके का मूल्य चांदी के टंके का समतल्य कर दिया। तो तांबे के जो टंके थे उनका मूल्य चांदी के समतल्य कर दिया। आधुनिक इतिहासकार के अनुसार राष्ट्रीय बाजारों में चांदी के अभाव के कारण इसका मूल्य बढ़ गया, जिससे लोगों में इसका भंडारण शुरू कर दिया। खुरासान एक एक्सपीडिशन जो अभियान था, तरमशरीन के साथ मैत्री का परिणाम था। कहा जाता है कि त्रिमैत्री संगठन मोहम्मद बिन तुगलक, तरमशारीन तथा मिस्र का सुल्तान भी खुरासान के सुल्तान अबू सैयद के विरुद्ध मनाया गया। तो जो अभियान था ये कहा जाता है कि त्रिमैत्री संगठन भी खुरासान के सुल्तान अबू सैयद के विरुद्ध बनाया गया था। ये सब अबू सैयद के विरुद्ध था। किसके विरुद्ध था? अबू सैयद के। जब सुल्तान की सेना तैयार हुई तो ट्रांसऑक्सियाना में राजनीतिक परिवर्तन होने के कारण तरमाशरीन को शासक पद से हटा दिया गया। इस प्रकार यह अभियान कभी प्रारंभ न हो सका। बर्नी के अनुसार सैनिक अभियान के लिए 3,70,000 सैनिकों का विशाल सेना खड़ी की गई और सैनिकों को पूरे 1 वर्ष तक अग्रिम वेतन प्रदान किया गया। कराचिल का सैनिक अभियान सुल्तान की अगली विजय योजना थी, किंतु इसका विनाशकारी अंत हुआ और कराचिल की तुलना हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा के पर्वतीय प्रदेश के साथ की गई है। किससे? हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा के पर्वतीय क्षेत्र से की गई है कराचिल एक्सपेडिशन। तिब्बत की सर्दी और बर्फीले तूफान में सुल्तान की लगभग संपूर्ण सेना मारी गई। जो सैनिक इस प्राकृतिक आपदाओं से बच गए वो प्लेग से मारे गए। दोआब में कर वृद्धि की योजना को सुल्तान ने अपने शासन के अंतिम दिनों में क्रियान्वित किया। तो कौन सी योजना? दोआब में कर वृद्धि की योजना। संभवतः दोआब में लगने वाली लगान वृद्धि को इस कारण लागू किया गया था क्योंकि यह सल्तनत का सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र था। तो ये बहुत उपजाऊ क्षेत्र था, इसलिए यहाँ दोआब में कर वृद्धि की गई थी। दोआब में कर वृद्धि लगभग 1/10 से 1/20 के बीच थी। उपज का 50% लगान के रूप में तय किया गया। उपज का 50% तय किया, किंतु दुर्भाग्य से जिस वर्ष वृद्धि हुई उस वर्ष अकाल और तदुपरांत प्लेग की महामारी ये सब फैल गया जब बढ़ाया गया था रेट वेट। इस संकटापत्र स्थिति में सुल्तान के कृषकों को सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र में कृषि विभाग दीवाने अमीर कोही की स्थापना की गई। तो दीवार कोमिन कोही इसी फेमिन से बचने के लिए अकाल सही राहत संहिता तैयारी कार्रवाई, सिंचाई के लिए सैकड़ों कुएं खुदवाए गए तथा अकालग्रस्त कृषकों को कृषि ऋण प्रदान किया गया। तो तक्कावी लोन जो होता था, कृषि ऋण लोन प्रदान किया गया अकालग्रस्त कृषकों को, और सिंचाई के लिए नहरें वहरें और ये सब चीज़ें क्रिएट की गई।
इसे सोनधर भी कहा गया। क्या कहा गया? इसे सोनधर। जो लोन प्रोवाइड किया गया था में भी सोनधर। सुल्तान की पहली असफल योजना राजधानी में परिवर्तन तथा अंतिम योजना दुआब में कर वृद्धि। तो एक राजधानी की परिवर्तन और दुआब में कर वृद्धि था। मोहम्मद बिन तुगलक को एडवर्ड थॉमस ने धनवानों के युवराज की उपाधि प्रदान। तो धनवानों के युवराज कौन थे? एडवर्ड थॉमस ने कहा है मोहम्मद बिन तुगलक को। मोहम्मद बिन तुगलक ने लगभग 200 ग्रेन के सोने का सिक्का दीनार चलाया। तो 200 ग्रेन के सोने का सिक्का दीनार चलाया। ठीक, दीनार चलाया। तो 200 ग्रेन सोने का सिक्का दीनार चलाया किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। अब फिर देखिए यहाँ इनको विद्रोह के बारे में देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के समय सबसे अधिक 22 विद्रोह हुए, जिसमें सर्वाधिक विद्रोह दक्षिण भारत में हुआ था। तो सबसे ज़्यादा विद्रोह जो हुआ 22, जिसमें दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा हुआ। उसके काल के प्रमुख विद्रोह हैं दक्षिण में बाहुद्दीन गुरशप्स द्वारा, मुल्तान में बहरामी किशूल द्वारा। तो एक बहरामी किशूल, देखो आप पढ़ लो, ये सब फैक्ट्स याद कर लो, फिर इससे बाहर आएगा आपको एक्स्ट्रा कुछ देखना, फिर एटलीस्ट इसे कवर कर लो। दक्षिण में बाहुद्दीन गुरशप्स द्वारा, मुल्तान में बहराम किशूल द्वारा और बंगाल में गयासुद्दीन द्वारा। ये सारे जो हैं, बंगाल में गयासुद्दीन थे, यहाँ बहराम किशूल थे और बाहुद्दीन गुरशप्स, इन सब ने विद्रोह किया था। तो 1335 में माबर एहसान खां के विद्रोह में, तो 1335 में माबर एहसान खां के विद्रोह से अमीरों द्वारा सुल्तान का खुला विद्रोह स्पष्ट हो गया, क्योंकि विद्रोह को दबाने के लिए जो सेना भेजी गई थी वह भी विद्रोहों के साथ हो गई। तो जो सेना भेजी गई वो भी विद्रोहियों के साथ हो गई, तो स्पष्ट हो गया कि इनका विद्रोह है। तो 1335 में माबर एहसान खां का विद्रोह। ठीक, मोहम्मद बिन तुगलक के जीवन काल में ही संपूर्ण दक्षिण भारत स्वतंत्र हो गया और दक्षिण में तुगलक साम्राज्य के ध्वंसावशेषों पर 3 स्वतंत्र राज्य बने। तो देखिए साउथ में इनका चल नहीं पाया, इनकी पकड़ बन नहीं पाई, तो साउथ में अम्पायर टूट गया और यहाँ क्या हुआ? ध्वंसावशेषों पर, ठीक है, 3 साम्राज्य बने। एक विजयनगर बना, बमनी सल्तनत बना और मदुरा का सल्तनत बना। तो विजयनगर बना, बमनी बना और मदुरा का सल्तनत की स्थापना यहाँ पर हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक ने मिस्र के अब्बासी खलीफा से स्वीकृत पत्र प्राप्त किया तथा खुतबा एवं सिक्का उनके नाम पर के बदले खलीफाओं का नाम अंकित करवाया। ठीक है, तो मिस्र के अब्बासी खलीफा जो थे, स्वीकृत कर पत्र प्राप्त किया इनसे और खुतबा एवं सिक्कों में अपने नाम के बदले इन खलीफाओं का नाम अंकित करवाया था। उसने अपने सिक्कों पर अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह, सुल्तान ईश्वर की छाया, ईश्वर सुल्तान का समर्थक है, ठीक, आदि वाक्यों को अंकित करवाया, सब अल सुल्तान जिल्ला अल्लाह। ठीक, उसके बाद उलमाओं का विरोध मोहम्मद बिन तुगलक के लिए परेशानी का कारण बना, इसलिए सुल्तान द्वारा खलीफा के प्रति सम्मान दिखाना था, अब्बासी खलीफा से मान्यता प्राप्त करना और एक राजनीतिक कारण था। ये एक राजनीतिक कारण था, समझ गए आप। सुल्तान धर्मशास्त्र, इतिहास तथा इस्लामी कानून में विशेष दिलचस्पी रखता था और उलमा वर्ग की त्रुटियां के प्रति सजग था। तो जो उलमा वर्ग जो त्रुटियाँ बना थी, उलमा वर्ग की जो त्रुटियाँ थी, कमजोरी, जो भी गलतियाँ हुई, उनके प्रति सजग था। इस वर्ग ने जानबूझकर अपने स्वार्थ एवं हितों के लिए इस्लाम की सही व्याख्या नहीं की, यह मानकर सुल्तान इस वर्ग के विरुद्ध हो गया। तो त्रुटियाँ क्या थी कि उलेमा वर्ग जो है इस्लाम के सही व्याख्या नहीं कर पाया है, इसलिए इनके विरुद्ध हो गया था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। उश्र एवं ज़कात को छोड़कर उसने शेष सभी कर समाप्त कर दिया। तो ज़कात समाप्त किया और उश्र को छोड़कर, ज़कात और उश्र समाप्त नहीं किया, बाकी सारे कर समाप्त कर दिए। अमीरों तथा अफसरों को वफादार बनाने प्रशासन में सुधार के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने उस पुराने अफसरों तथा कर्मचारियों को पदच्युत कर दिया जिन पर उपद्रव फैलाने या विद्रोह करने में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भाग लेने का संदेह था। तो जो अधिकारी था, जो माना गया कि उपद्रव फैलाया और विद्रोह में प्रयास किए थे, उनको पदच्युत कर दिया इसने। ठीक, मोहम्मद बिन तुगलक के अमीर वर्ग में ख़ानदानी अमीरों के अतिरिक्त कई जातियों के लोग थे, जिनमें मुख्यतः मंगोल थे, विदेशी थे तथा हिंदू भी थे। ये सारे लोग थे। नस्ल एवं वर्ग विभेद को समाप्त करके योग्यता के आधार पर अधिकारियों की नियुक्ति करने की नीति मोहम्मद बिन तुगलक के समय में अपनी पूर्णता पर पहुंच गई थी और ये स्किल भी देखते थे। सर्वप्रथम सूबों की आय व्यय का हिसाब रखने के लिए उसने एक रजिस्टर तैयार करवाया,
दिल्ली के प्रसिद्ध सूफी शेख शिहाबुद्दीन को दीवानुल मुस्तखराज, तो उसने शेख एक प्रसिद्ध सूफी थे जिनका नाम था शेख शिहाबुद्दीन को दीवानुल मुस्तखराज, शेख मुइजुद्दीन को गुजरात का गवर्नर तथा सैयद कमालुद्दीन अमीर किरमानी को सेना का प्रमुख नियुक्त किया। तो सैयद कमालुद्दीन अमीर किरमानी एमबीटी का सेना थे और शेख मुइजुद्दीन गुजरात के इनके गवर्नर थे और शेख शिहाबुद्दीन को दीवान उल मुस्तखराज बनाया। फिर यहाँ पे देखिए शेख निज़ामुद्दीन महबूब इलाही ईश्वर प्रेमी सुल्तान के विरोधियों में से एक थे। तो निज़ामुद्दीन महबूब इलाही ये इनके विरोधियों में से थे। मोहम्मद बिन तुगलक के उदारवादी विचारों का प्रमाण हमें कुछ और जैन परंपराओं से मिलता है, जिसके अनुसार उसने जैन विद्वान जिन प्रभु सूरी और राजशेखर का स्वागत किया। तो जिन प्रभु सूरी और राजशेखर जो जैन विद्वान थे उनका एमबीटी ने स्वागत भी किया था। उदार था। नगरकोट का विजय, नगरकोट की विजय 1737 में नगरकोट की विजय हुई थी तथा कोढ़न की और नगरकोट की विजय एमबीटी की एक नवीन विजय मानी जाती है। केवल राजस्थान में उसे सफलता नहीं मिली, दक्षिण भारत की विजय को पूर्ण करने का श्रेय उसी को दिया जाता। बाद में टूट गया था अंपायर। मोहम्मद बिन तुगलक के समय बंगाल पूर्ण रूप से दिल्ली सल्तनत से आज़ाद हो गया था। तो बंगाल तो पूर्ण रूप से ही दिल्ली सल्तनत से आज़ाद हो गया और मलिक हाजी इलियास सुल्तान शमसुद्दीन के नाम से स्वतंत्र शासक बना। तो मलिक हाजी इलियास सुल्तान शमसुद्दीन के नाम से एक स्वतंत्र शासक कौन बना? मलिक हाजी इलियास। सुल्तान शमसुद्दीन कहा गया, मलिक हाजी इलियास को स्वतंत्र शासक कहाँ का बन गया? दिल्ली से अलग होकर के बंगाल में। सांकेतिक मुद्रा जो थी, टोकन करेंसी प्रचलन मुख्यतः मंगोलों की ही देन थी। वह एक अच्छा कवि और अब देखो इनके बारे में लिखा है, कवि था और संगीत प्रेमी भी था। उसकी सफलता का मुख्य कारण उसका अपना निजी व्यक्तित्व था, खुद निजी व्यक्तित्व की वजह से हुआ। इसको विम्सिकल भी कहते हैं कि सनकी था। नगरकोट पर आक्रमण के अवसर पर उसने ज्वालामुखी के देवी मंदिर को, तो यहाँ देखो ये ज्वालामुखी के देवी मंदिर को इसने ये नष्ट कर दिया। कहाँ पे? नगरकोट पर आक्रमण जब किया तो यहाँ ज्वालामुखी की देवी मंदिर को इसको नष्ट कर दिया और हिंदुओं को उसने सम्मानित पदों पर नियुक्त किया। तो ये देखो यहाँ पे तुम अब यहाँ सम्मानित पदों पर नियुक्त कर रहे हो और यहाँ पे ज्वालामुखी के देवी मंदिर को नष्ट कर दिया। दिल्ली सुल्तानों में वह प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के त्यौहार मुख्यतः होली में भी भाग लेता था। ये ईसामी ने लिखा कि ये होली में भाग लेता था। एल्फिंस्टन ने यह मत व्यय किया है कि मोहम्मद तुगलक में पागलपन का कुछ अंश था। तो एल्फिंस्टन कहते हैं कि मोहम्मद तुगलक जो था थोड़ा बहुत पगला था। डॉक्टर आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव के अनुसार उसमें विरोधी तत्वों का मिश्रण था। डॉक्टर आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव जी के अनुसार। डॉक्टर ऐश्वरी प्रसाद के अनुसार दिल्ली के सिंहासन को सुनिश्चित करने वाले शासकों में वह सर्वाधिक विद्वान और सांस्कृतिक शासक था। भाई साहब, इन्होंने तो कुछ अलग ही बात कर दी। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद जी ने कहा कि वो एक विद्वान और सांस्कृतिक शासक था, सर्वाधिक विद्वान और सांस्कृतिक। 20 मार्च 1351 में उस सिंध थट्टा के विद्रोह को दबाते हुए सुल्तान की मृत्यु ज्वर से हो गई। तो ज्वर से मृत्यु हो गई किसकी? एमबीटी की। थट्टा के विद्रोह को दबाते हुए। कहाँ का विद्रोह दबा रहा था? तो मृत्यु हुई थट्टा का विद्रोह। जब ये 1351 में थट्टा का विद्रोह दबा रहा था तो सुल्तान की यहाँ पे मृत्यु हो गई। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। बदायूनी कहता है कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। जब ये मृत्यु हुई तो बदायूनी ने कहा कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा के उसको उसकी सुल्तान से मुक्ति मिल गई। राजधानी परिवर्तन का संबंध में इब्ने बतूता लिखता है कि अंधे व लंगड़े को भी घसीट कर ले जाया गया था, जबकि बर्नी कहता है कि कुत्ते बिल्ली तक को नहीं छोड़ा। तो राजधानी परिवर्तन हुआ तो उसमें इब्ने बतूता कहते हैं कि अंधे व लंगड़े को भी जाया गया था घसीट के, और जबकि बर्नी कहता है कि कुत्ते बिल्ली तक को भी नहीं छोड़ा गया, ये सब भी गए। मोहम्मद तुगलक के समय में चीन, इराक, ईरान, ख्वारिज़म आदि के साथ राजदूतों का आदान प्रदान हुआ, जिससे सल्तनत की प्रतिष्ठा बढ़ी और विदेशों में आर्थिक एवं सांस्कृतिक संबंध में वृद्धि हुई। तो आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध में यहाँ वृद्धि हो गई थी। ये देखिए अगला है फिरोज तुगलक, ये नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे।